नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारत पाकिस्तान के युद्ध में हमें बड़ी उम्मीद थी कि इजराइल कम से कम हमारे साथ खड़ा होगा। सारे हिंदूवादी नेता, सारे बीजेपी समर्थक इजराइल के ये बम बम करते रहते हैं। ईरान से नाता तोड़ दिया, पुराना दोस्त था, लेकिन इजराइल खुल के हमारे साथ नहीं आया। पता नहीं ये प्रधानमंत्री क्या करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का दिल व्यथित हो गया है आसाम को लेकर। वहां की स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री जी बिजी रहते होंगे, इसलिए जब चुनाव होते हैं तभी उन राज्यों की याद उनको आती है। राजनीति के पूरे लंबे चौड़े विश्लेषण को संक्षिप्त रूप में हमने अभय दुबे जी के संग बातचीत में पेश किया है। बहुत अच्छी बातचीत है, आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। प्रधानमंत्री जी मेरे बहुत अच्छे हैं, उनका दिल बार बार व्यथित होता है राज्यों की दुर्दशा को देखकर। ये बात अलग है कि उनका दिल उस समय व्यथित होता है उस राज्य की हालत देखकर कि जब वहां चुनाव होते हैं। तो ये भी संभव है कि प्रधानमंत्री जी चूंकि विश्व गुरु हैं, पूरी दुनिया के कई देशों का उनको ध्यान रखना पड़ता है, तो राज्यों की रिपोर्ट समय पर नहीं आ पाती हो। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो पूरी डिटेल रिपोर्ट आती है कि इस राज्य की क्या स्थिति है, क्या है। तब उनको लगता है ये राज्य तो बड़ा पिछड़ा हुआ है, मेरा मन तो बड़ा व्यथित हो गया इस राज्य को देखकर। तो फिर जब चुनाव आता है तो फिर वो उस राज्य को बड़ा ध्यान से, बहुत बारीकी से देखना शुरू करते हैं। अब उन्होंने बंगाल में एक मतदाताओं को मार्मिक पत्र लिखा है। उन्होंने ये पत्र बंगाली और हिंदी दोनों भाषा में लिखा है। उन्होंने ए बार बीजेपी सरकार का नारा दिया, जिसमें उन्होंने सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने और महिला सुरक्षा पर, अवैध घुसपैठ पर, हिंसा पर चिंता जाहिर की। कल लिखा है कि बंगाल को देख के मेरा मन व्यथित हो जाता है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी का मन व्यथित हुआ। अभी 2 दिन पहले वो मेरठ में कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे थे, तो मन ज्यादा व्यथित हो गया। कांग्रेस को उन्होंने नंगी पार्टी कह दिया। अच्छा, वो लुच्चा लफंगा माँ बहन की गाली नहीं दी उन्होंने, लेकिन नंगी पार्टी कह दिया। प्रधानमंत्री भावुक हैं, गुस्सा आता है तो फिर वो भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, या प्रधानमंत्री पद की एक मर्यादा होती है। क्योंकि नेहरू जी कभी भी इस तरह का नंगी पार्टी है, लुच्ची पार्टी है, ऐसी भाषा नहीं बोलते। तो अभी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को शायद जो लोग सिखा रहे हैं उन्होंने याद नहीं दिलाया है कि नेहरू जी ऐसी भाषा नहीं बोलते थे, इसलिए आपको भी ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन मन व्यथित होता है ना, भावुक आदमी ऐसे बोल देते हैं। ये जो बंगाल की चिट्ठी के प्रेम पत्र है, खत तुम्हें भेजा है, खत नहीं मेरा दिल है, गाना कितना फेमस था ना वो। तो प्रधानमंत्री जी उसी भाव में खत लिख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी की इस संवेदनशीलता पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक जवाहरलाल नेहरू का सवाल है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। ये आपकी गलतफहमी है, आप बार बार नेहरू जी को ले आते हैं। प्रधानमंत्री के निगाह में नेहरू जी की कोई वक़्त नहीं है। नेहरू जी शिष्ट किस्म की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी मानते हैं कि नेहरू जी की कमी थी। नेहरू जी को राजनीति करना नहीं आता था। अगर नेहरू जी वैसी राजनीति करते होते जैसी नरेंद्र मोदी ने की है, तो वो ज्यादा कामयाब होते। देखिए, नेहरू जी उस तरह की राजनीति करते हुए और उस तरह की भाषा बोलते हुए जो नरेंद्र मोदी करते हैं, अगर वैसी करते होते तो चीन अपने आप ही डर के मारे 1962 में भारत के ऊपर आक्रमण नहीं करता। वो पहले ही नरेंद्र मोदी की गालियों और भाषणों से डरकर जो है वो दुम दबा के भाग जाता चीन। नेहरू जी के पास तो ये क्षमता थी ही नहीं नरेंद्र मोदी वाली। तो इसलिए आपने कहा कि नेहरू जी की भाषा, नेहरू जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये नेहरू जी की खूबी नहीं थी। नरेंद्र मोदी की किताब में नेहरू जी की ये कमी थी, और नरेंद्र मोदी नेहरू जी की कमी को क्यों दोहराएंगे। इसलिए वो जम के अपने विरोधियों को गरियाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, और दिन रात उनको गद्दार कहा जाता है, ये सब कहा जाता है। ये सारे काम नेहरू जी करने नहीं आते थे। ये नेहरू जी की कमी थी। जहां तक उन्होंने आमार भाजपा सरकार के शीर्षक से उन्होंने जो खत लिखा है, बंगाली भाषा में और हिंदी में जो खत लिखा है, उस खत के ऊपर अगर मैं आऊंगा तो फिर मैं ये कहूंगा कि नेहरू जी की राजनीति में एक और कमी थी कि वो वास्तविक और सच्चे संघवाद में भरोसा करते थे। इसलिए वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी भी पत्र लिखा करते थे। आपको याद होगा, नेहरू जी ने बहुत मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे थे, निजी पत्र लिखा करते थे।
जिसमें वो उन राज्यों की कमियों की, उन राज्यों की समस्याओं की उनसे चर्चा किया करते थे। नेहरू जी के पत्र बड़े मशहूर हैं कि कैसे एक प्रधानमंत्री राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखता है और उनके साथ संवाद स्थापित करता है। और उसमें नेहरू जी इस बात की कोई पक्षपात नहीं करते थे कि राज्यों में उनकी सरकार का मुख्यमंत्री है या किसी दूसरी सरकार का मुख्यमंत्री है। वो सबको पत्र लिखती थी। हालांकि उन दिनों कांग्रेस का बड़ा वर्चस्व था, हर जगह मोटे तौर पर कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस के भीतर बहुत सारे मुख्यमंत्री नेहरू जी का विरोध भी करते थे। जैसे उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री हुए हैं, गोविंद वल्लभ पंत हुए हैं, संपूर्णानंद हुए हैं, चंद्रभान गुप्ता हुए हैं, ये बड़े बड़े तगड़े मुख्यमंत्री थे। ये कोई जवाहरलाल नेहरू से दबते नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू की हैसियत अपनी सरकार में फर्स्ट अमंग द इक्वल्स थी, बराबर के लोगों में उनका पहला स्थान था। ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत ऊंची जगह पे बैठे हुए थे, ज्यादा से ज्यादा बराबर के लोगों में पहले नंबर पर खड़े हुए थे नेहरू जी, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। ये थे नेहरू जी की स्थिति। तो लेकिन फिर भी नेहरू जी चंद्रभान गुप्ता को भी पत्र लिखते थे, संपूर्णानंद को भी पत्र लिखते थे, गोविंद वल्लभ पंत को भी पत्र लिखते थे, इस रफी अहमद किदवई भी थे और बहुत से बड़े लोग थे नेहरू जी की सरकार में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मोदी जी की जो खूबियां हैं, नेहरू जी उन खूबियों से वंचित थे। मोदी जी की एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो जो विपक्ष द्वारा संचालित सरकारें होती हैं, उन सरकारों को उनकी केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती। उन सरकारों का बकाया नहीं पे करती, बकाये का भुगतान नहीं करती। उन सरकारों के जीएसटी का जो समायोजन होता है वो केंद्र सरकार नहीं करती। जो टैक्स में उन सरकारों का हिस्सा है, केंद्र सरकार उन हिस्सों को नहीं देती। इसलिए वो सरकारें हमेशा ही आर्थिक दिक्कत की शिकार बनी रहती हैं। उन्होंने कर्नाटक की सरकार के साथ यही किया है, उन्होंने तेलंगाना की सरकार के साथ यही किया है और उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ भी यही किया है। वो तमिलनाडु की सरकार के साथ भी यही करते रहे हैं। इन तमाम विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री फाइनेंस कमीशन के पास आके गुहार लगाते रहे हैं वित्त की, हमारी जो है वो हमारा बकाया अदा करो, हमें राज्य के विकास के लिए पैसा खर्च करना है। लेकिन मोदी जी की सरकार ऐसा नहीं करती। मोदी जी ने अपना इरादा बिल्कुल, इसमें भी मोदी जी ने इरादा अपना छुपाया नहीं है। उन्होंने एक अभूतपूर्व नारा दिया है जो भारत के इतिहास में किसी भी नेता ने, प्रधानमंत्री ने दिया, वो है डबल इंजन की सरकार। अब तो वो नारा विकसित होकर ट्रिपल इंजन की सरकार हो गया है। डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब हुआ कि अगर आपने हमारे बीजेपी को वोट नहीं दिया तो जो आप जो सरकार बनाएंगे, हम उसके इंजन को चलने में कोई सहयोग नहीं करेंगे। जबकि संविधान के मुताबिक नेहरू जी एक गलत बात मानते थे। नेहरू जी मानते थे कि संविधान के मुताबिक जो है हर सरकार को डबल इंजन की सरकार होना चाहिए, चाहे वो वहां कांग्रेस की सरकार हो या ना हो। मोदी जी इस बात को नहीं मानते। ये नेहरू जी की गलती है कि नेहरू जी इस बात को मानते थे। मोदी जी कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं हुई राज्यों में तो हम बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। देखो, केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में, मोदी जी ने कभी मदद नहीं की, उस सरकार को लगातार गिराने की कोशिश करते रहे। हिमाचल प्रदेश की सरकार को लगातार गिराने की कोशिश करते रहते हैं। चूंकि कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में और दूसरी जगहों पर और तेलंगाना में सरकारें बहुत मजबूत हैं, उनको गिराया नहीं जा सकता, इसलिए वहां कोशिश नहीं करते, वरना उनकी पूरी कोशिश होती है कि विपक्ष की सरकारों को गिरा दिया जाए। इसलिए जवाहरलाल नेहरू की मोदी से तुलना करना बेकार है। नेहरू की तो औकात ही क्या थी, प्रधानमंत्री तो ऐसा होना चाहिए जैसे कि नरेंद्र मोदी है। इसलिए उन्होंने ये पत्र लिखा है और उनका कहना यह है कि भाई जब तक पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक पश्चिम बंगाल का विकास नहीं होगा। वो साफ कह रहे हैं कि हमने पश्चिम बंगाल का विकास रोक रखा है। इस पत्र का एक मतलब ये भी है कि हमने पश्चिम बंगाल का विकास रोक रखा है, आप पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनाइए तो आपका विकास होगा, वरना विकास नहीं होगा। अब समस्या कुछ और है। समस्या ये है कि पश्चिम बंगाल के लोग पूछते हैं, इस वक्त भी पूछ रहे हैं कि चलिए अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस आदमी के नेतृत्व में आप पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो पश्चिम बंगाल के सभी इलाकों में समान रूप से लोकप्रिय हो। और उनको, उनके रणनीतिकारों को यह भी डर है कि कहीं पश्चिम बंगाल का चुनाव मोदी बनाम ममता ना हो जाए।
क्योंकि जैसे ही वो मोदी बनाम ममता होगा, वैसे ही ममता बनर्जी का हाथ भारी हो जाएगा और नरेंद्र मोदी का और भाजपा का हाथ कमजोर हो जाएगा। अभी ममता बनर्जी ने एक लंबा ट्वीट किया, मैंने उनका लंबा ट्वीट ध्यान से पढ़ा, कल किया था शायद। उसमें ममता बनर्जी ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी को बंगाल की जो सांस्कृतिक संवेदनशीलता है उसका कोई एहसास नहीं है। हुआ ये कि रामकृष्ण परमहंस की जयंती थी, तो नरेंद्र मोदी ने उनको उनके प्रति श्रद्धा में एक पोस्ट की और उस पोस्ट में उनको स्वामी रामचंद्र परमहंस लिख दिया। तो ममता बनर्जी ने लिखा कि इनको पता ही नहीं है कि रामचंद्र परमहंस को बंगाल की जनता किस रूप में देखती है। उनको तो भगवान के बराबर दर्जा मिला हुआ, युगावतार कहा जाता है उनको, यानी भगवान का इस युग में अवतार थे रामकृष्ण परमहंस। वो स्वामी नहीं थे, उनके शिष्य थे, वो स्वामी कहलाते थे। जैसे विवेकानंद, वो उनके शिष्य थे, वो स्वामी थे। ये इनकी हालत, ये उन्होंने कहा इनको कोई, इसी तरह उन्होंने एक बार सदन में बोलते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा बोल दिया। अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऐसी बड़ी हस्ती को आप बंकिम दा बोल रहे हैं। हाँ, तो ये बड़ा भाई बना दिया अपना। हाँ, ये पता ही नहीं है इनको कि बंगाल में कौन किसको क्या बोलता है, कैसे उन लोगों कैसे संबोधन होते हैं। बंगाल में आमतौर पर बोलचाल की शिष्टता क्या है, बंगाल के महापुरुषों को जो जिनको बंगाल की जनता इनके ऊपर गर्व करती है, जो बंगाल की संस्कृति के शलाका पुरुष हैं, उनको किस तरीके से याद करना चाहिए, किस तरह उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहिए, किस तरह उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए, ये तक इन लोगों को नहीं पता है। और बहुत ताज्जुब होता है कि आखिरकार जो बंगाली बीजेपी में शामिल हैं, बहुत से दिलीप घोष बंगाली हैं भाई, ये जो टीएमसी छोड़ के ही गए हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी को एमएलए के चुनाव में हरा दिया था, मैं नाम भूल रहा हूं उनका है, और वो बंगाली है। इन लोगों को चाहिए कि नरेंद्र मोदी को बताएं कि जब बंगाल में रामकृष्ण परमहंस को कैसे शुभेंदु अधिकारी, उन लोगों को बताएं कि भाई रामकृष्ण परमहंस को कैसे संबोधित करते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कैसे संबोधित करते हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को कैसे संबोधित करते हैं। ये सब नरेंद्र मोदी को बताएं। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि अपने इन बंगला भाजपाइयों से ट्यूटोरियल लें, ताकि थोड़ी इनकी बंगाल की संस्कृति और बंगाल का जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में उनका ज्ञान बढ़े। उसके बाद में फिर इन्हें चाहिए कि एक दाढ़ी लगाएं, अपने दाढ़ी बढ़ाएं और रविन्द्रनाथ टैगोर की पोशाक पहन के फिर पिछली बार बढ़ाई तो थी पिछली बार। हाँ, और अभी इन्होंने इतना बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबमिट किया है। इनको चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बहुत बड़े बड़े आविष्कार हैं उनका सहारा लेकर मंच पे जब ये बोले तो लोगों को बंगला में सुनाई पड़े, ये बोले तो लोगों को बांग्ला में सुनाई पड़े। इस तरह का कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये चमत्कार करें। मोदी जी टेक्नोलॉजी प्रेमी भी बहुत हैं। जवाहरलाल नेहरू इतने टेक्नोलॉजी प्रेमी नहीं थे। कर सकते हैं मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू में उस तरह की खूबियां नहीं थी जो मोदी जी में खूबियां हैं। अच्छा, इस बीच में मणिशंकर अय्यर जी ने भी एक नया शगुफा छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई राहुल गांधी बहुत बिजी रहते हैं, नया इंडिया गठबंधन का कोई क्षेत्रीय दलों को देना चाहिए। डीएमके की अलग डिमांड है, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की अगला डिमांड। इंडिया गठबंधन मजबूत होना चाहिए, कोई अध्यक्ष संयोजक होना चाहिए, पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं। कांग्रेस इसमें पीछे क्यों हो रही है? क्योंकि बंगाल का चुनाव है, बाकी राज्यों में चुनाव है। इंडिया गठबंधन अगर विपक्ष मजबूत होगा, एकजुट होगा, तो बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ सकता है। इसमें कांग्रेस कहां चूक रही है, गलती क्या है? और आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन का नेता राहुल गांधी अच्छे हो सकते हैं, ममता अच्छी हो सकती हैं, अखिलेश अच्छे हो सकते हैं, या केजरीवाल आ जाते हैं गठबंधन में, केजरीवाल अच्छे हो सकते हैं? कौन व्यक्ति सबसे बढ़िया इंडिया गठबंधन का नेता हो सकता है आपकी निगाह में? देखिए, मणिशंकर जी ने बात उठाई है वो मेरे दिल की बात है। मैं मानता हूं आपके दिल की बात भी होगी और मेरे कई मित्रों के दिल की बात भी होगी कि विपक्ष की एकता करने के लिए जो गैर भाजपा पार्टियों का एक गठजोड़ है वो भविष्य में मजबूती के साथ काम करे। इसलिए जरूरी है कि उसकी मजबूती की आधारशिला अभी बना दी जाए। जो पार्टियां तैयार हों उनको बुलाकर एक जगह बैठाया जाए और एक जगह बैठाने के बाद में उस संगठन का एक ढांचा तय कर दिया जाए सबकी सहमति से। जब एक बार ढांचा तय हो जाएगा तो कोई भी स्वयं अपना नाम दे सकता है कि भाई हम इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी की तरफ से कई बार कहा गया है कि वो इंडिया गठबंधन की संयोजक बनने के लिए तैयार हैं।
अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी शायद इस प्रकार के संकेत मिले हैं, और भी कई नेता इस प्रकार की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन के कुछ पैरोकारों का कहना है कि स्टालिन है, स्टालिन भी इसके लिए बड़े उपयुक्त पात्र हो सकते हैं। ये सब बड़े-बड़े नेता हैं, बड़े मजबूत नेता हैं। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अभी ममता बनर्जी का तो चुनाव अभी हो जाएगा, स्टालिन का भी चुनाव हो जाएगा। तो जब ये लोग दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो 5 साल बाद होगा इनका चुनाव। अखिलेश जी का ये है कि अखिलेश जी का अगले साल चुनाव होने वाला है। अखिलेश जी के सिर पे चुनाव है, उन्हें और दूसरी जिम्मेदारी निभाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो स्टालिन और ममता बनर्जी में से किसी एक का चुनाव हो सकता है, जिसके वो इंडिया गठबंधन का संयोजन करना, उन सबकी गतिविधियां चलाने में उनका योगदान लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। मणिशंकर जी का ये सुझाव बिल्कुल ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूं। अब चूंकि मणिशंकर जी ने सुझाव दिया है, आजकल कांग्रेस की आला कमान की वो गुड बुक्स में नहीं है, तो हो सकता है कांग्रेस आला कमान उनके सुझाव पर ध्यान न दे, इसलिए मैं भी इसमें अपनी आवाज जोड़ रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि ये करना चाहिए, ये करने लायक काम है। ऐसा करने से बहुत सारी दिक्कतें भी नहीं आएंगी, जो दिक्कतें बीच बीच में आ जाती हैं उनका भी समाधान होगा। तो ये बिल्कुल ठीक कहा है मणिशंकर अय्यर ने। ब्लूमबर्ग में ओपिनियन कॉलम में कैटरीन थोबैंक का एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें भारत में एक दिन पहले खत्म हुए इंडियाई समिट को लेकर बहुत तीखी टिप्पणी की गई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्टर ने मौके पे दिखाया भी था कि किस तरह बड़े-बड़े होर्डिंग लगे हैं, ऐसा लग रहा था प्राइम मिनिस्टर हर समय घूर रहे हैं। लेख का सार यह है कि दिखावे और हिपोक्रेसी की दम पर भारत एआई महाशक्ति नहीं बन सकता। ब्लूमबर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट संस्थान है, उसकी आवाज को, उसकी चीजों को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। इस तरह मजाक उड़ रही है समिट की, बड़े-बड़े होर्डिंग्स, गलगोटिया का कुत्ता, बदसलूकी, वाईफाई गायब हो जाना, यूपीआई से पेमेंट ना होना, इन सबको लेके बहुत मजाक उड़ रही है। आपका क्या मानना है? नहीं, बिल्कुल मजाक उड़ रही है, और पूरी तरह मोदी जी का मजाक किरकिरा हो चुका है। आप सोचिए कि जब आपने इतना बड़ा सम्मेलन किया, इतना बड़ा शिखर सम्मेलन किया, उसमें आपने दुनिया की बड़ी-बड़ी जो एआई के आविष्कारक हैं और कंपनियां चलाते हैं, उनको आपने बुलाया। साथ में आपने बहुत सारे कुछ राष्ट्राध्यक्षों को भी इसमें निमंत्रित किया, और उसी के साथ-साथ में 70,000 से सवा लाख लोग भी आ गए वहां पर। लेकिन आप देखिए, इसमें विपक्ष कहीं नहीं था। आप देखिए, आपने इतना बड़ा किया, इसमें विपक्ष कहीं नहीं था। आप खुद, मोदी जी खुद ही मेरठ की सभा में ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन नहीं था, ये भारत सरकार का सम्मेलन था। तो भारत सरकार के सम्मेलन में विपक्ष, जिसकी लोकसभा में इतनी ताकत है, जो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई, आपने विपक्ष के नेता को क्यों नहीं बुलाया? आपने विपक्ष के अन्य नेताओं को उसमें क्यों निमंत्रित नहीं किया? क्यों नहीं किया आपने? इस सवाल का जवाब तो मोदी जी को देना होगा। और सुनिए, जब ये समिट हो रहा था, शुरू हुआ, उसके 1-2 दिन पहले ही तो सदन कि ना 13 तारीख को, सुनिए, 13 तारीख को सदन जो है वो बंद हुआ। सदन ने विश्राम लिया ताकि मार्च में फिर से शुरू हो सके। और आपने उसके 1-2 दिन बाद ही समिट शुरू कर दिया। क्या सदन में इन्होंने सूचना दी समिट की कि होने वाला है ये? क्या भारत की संसद का जो अधिवेशन चल रहा था, उसमें उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार करने जा रही थी, इसके बारे में सदन को क्या सूचित किया? कुछ बताया सदन को? कुछ नहीं बताया सदन को उन्होंने। इसीलिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्टर ने जो कहा है कि ये एक व्यक्ति की पीआर एक्सरसाइज थी, एक व्यक्ति के प्रचार की कवायद थी। पूरी दिल्ली उसी तरह के पोस्टरों, होर्डिंगों से भरी हुई थी। इस पूरे सम्मेलन में यह बिल्कुल नहीं बताया गया कि भारत सरकार कहां से उस बेतहाशा और बहुत बड़े निवेश का इंतजाम करेगी जो एक डेटा सेंटर बनाने में खर्च होता है। एक डेटा सेंटर बनाने के लिए $1 बिलियन से लेकर $2 बिलियन लगते हैं, एक डेटा सेंटर बनाने में। और उसके लिए 24 घंटे
कई मेगावाट बिजली की सप्लाई की जरूरत होती है, बहुत सारे पानी की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत होती है उसको स्थापित करने में। ये चीजें कहां से आएंगी? कौन देगा ये? इतनी बिजली की जो वो का उत्पादन कैसे होगा? ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सब चीजें लगातार मिलें? और जो नए डेटा सेंटर हैं वो कहां बनेंगे? उनके जो चिप होंगे, एक डेटा सेंटर में जितने चिप लिखते हैं उतने चिप खरीदने में ही जो मौजूदा बजट है 1000 करोड़ का, उससे ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा उसके अंदर। ये तो आपने कहीं नहीं बताया, ये निवेश कहां से आएगा? भारत में एआई में लोगों को प्रशिक्षित कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपके पास क्या योजना है? इसका प्रोटोकॉल आपने क्या तय किया है? ये भी इसमें नहीं बताया गया कुछ भी। हवाई बातें की गई जो कि मेज कुर्सी पे बैठ के लिखी जा सकती हैं। हमने घोषणा पत्र पेश किया, जाने कितनी हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, सबके अपने अपने घोषणा पत्र हैं। 2 आदमी बैठ के घोषणा पत्र लिख देते हैं। मुझसे कहो मैं दुनिया की किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र लिख दूं, बिल्कुल गारंटी के साथ लिख दूंगा और उसे पसंद नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन मोदी जी ने एक घोषणा पत्र उसमें पेश किया, इस पे जिसपे जो भागीदार राष्ट्र थे उन्होंने दस्तखत कर दिए। तो कौन सा ऐसा राष्ट्र इसको मेहमान बना के आपने बुलाया है और 7 स्टार आपने फैसिलिटी दी है, उसको आवभगत की है, वो दस्तखत करने से इनकार कर देगा? तो देखिए, इन बातों का कोई मतलब नहीं। अंग्रेजी का एक शब्द होता है अपीयरेंस, दूसरा शब्द होता है इम्प्लीमेंटेशन। आप कैसे दिखते हैं, आपने कैसा अपने आप को दिखाया है, ये एक अलग बात है। लेकिन आप वास्तव में क्या करते हैं, क्या कर पाएंगे, क्या करने की आपकी योजना है, उसके करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन और संसाधन हैं, ये अलग बात है, ये दूसरी बात है। तो अपीयरेंस और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बीच में बहुत बड़ी खाई होती है। ब्लूमबर्ग के संवाददाता ने इसी बात की तरफ इशारा किया। बिल्कुल ठीक बात है। अब भारत पाकिस्तान के बीच में जो झड़प हो रही थी, जिसको सो कॉल्ड युद्ध कहा गया, उस समय बड़ी उम्मीद थी कि इजराइल, चूंकि बहुत ज्यादा समृद्ध देश है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, कि खुल के हमारे साथ आएगा, लेकिन साथ तो नहीं आया। प्रधानमंत्री अब इजराइल क्या करने जा रहे हैं? क्या पूछने जा रहे हैं कि तुम हमारे दोस्त थे, हमने तुम्हारी इतनी मदद करी, ईरान इतना पुराना हमारा मित्र था, हमने उससे रिश्ते खत्म कर लिए, तब भी तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए पाकिस्तान के संग झड़प में? क्या पूछेंगे इजराइल में प्रधानमंत्री जी? देखिए, मुझे तो खबर ये मिली है कि इजराइल की जो स्थानीय राजनीति है उनकी अपनी, प्रधानमंत्री का दौरा उसमें उलझ गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि इजराइल में सभी राजनीतिक शक्तियां प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उतावली हों। वहां पर जो सत्ताधारी लोग हैं उनको छोड़कर दूसरी राजनीतिक शक्तियों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी वहां का दौरा करने के लिए जाएं। दूसरे ये है कि जो अमेरिका, यूरोप और इजराइल का जो त्रिकोण है, नरेंद्र मोदी इस त्रिकोण में बहुत अच्छी तरीके से फिट नहीं होते, क्योंकि अमेरिका के साथ में इनके जो संबंध हैं वो बड़े ठंडे गर्म किस्म के संबंध हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल में प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं, इस बहुत ज्यादा गर्मजोशी इसका भारत को कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। दूसरे, थोड़े इजराइल के सवाल को लेकर पिछली बार जो एप्स्टीन फाइल में जो एक बात निकल के आती है कि आप इजराइल जाइए, वहां डांस वांस कीजिए, ये सब जो बात आ गई है और इसमें मीम्स वगैरह जो बन गए हैं, जिसमें पूरे भारत में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की उंगली पकड़ के मोदी जी डांस कर रहे हैं जैसे कि उनकी प्रेमिका हो। उस मोदी जी की पोशाक भी उनको स्त्रियों की पहना दी गई है उन मीम्स में। तो वो सब जो हुआ है उससे काफी एक भद्दे किस्म की पृष्ठभूमि बन गई है, बहुत ही बदजायका किस्म का माहौल बन गया है जिसमें मोदी जी इजराइल की यात्रा करने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इजराइल की यात्रा से कुछ विशेष हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है अभय जी। लग भी ये रहा है कि राजनीति बहुत उलझी हुई है। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को इतना समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।